हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलते चलते हम डायपोल कर रहे थे और डायपोल में भी हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया। एक लेक्चर रह गया है इसका, मैंने बोला था 3 दिन तक डायपोल की थ्योरी चलती होती है, तो तीसरा लेक्चर डायपोल का है, ठीक है। तो डायपोल आपको पता ही है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, उससे अगली बात, डायपोल का हमने क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर। आफ्टर दैट डायपोल का हमने क्या फाइंड किया? पोटेंशियल एक्सियल, इक्वेटोरियल या फिर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। अब अगली बात है यार, डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, मैंने पहले बोला था जैसे चार्ज है, चार्ज का फील्ड फाइंड किया, पोटेंशियल फाइंड किया, फिर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देखा हमने उस पर क्या क्या फोर्स लगा, क्या उसकी एनर्जी आई। ऐसी डायपोल आ गया, डायपोल को हमने एक ही चीज मान लिया, उसका हमने फील्ड फाइंड कर लिया, उसका पोटेंशियल भी फाइंड किया। अब हम डायपोल को यार किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चेक करेंगे उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी क्या एनर्जी आ जाएगी। तो आज का टॉपिक यही है बेटा, लास्ट स्टेज डायपोल कि जी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें दो बातें आएंगी, एक हमने डायपोल पे लगने वाले फोर्सेस चेक करने हैं, दूसरा फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है। तो डालो यार हेडिंग आज की, डायपोल को कंटिन्यू करते हुए कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल when placed in external electric field, behavior of electric dipole when placed in external electric field। डाल लो भाई हेडिंग, जैसे बोल रहा हूं, behavior of an electric dipole placed in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पूरा लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने EF लिख दिया, ठीक है जी। अब इसमें दो बातें मैंने बोला करनी है। एक तो जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, उस पर कुछ फोर्सेस ऐसे लग जाएंगे कि वो टॉर्क फील करने लग जाएगा, मतलब फोर्सेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू टॉर्क, यानी डायपोल पे अल्टीमेटली टॉर्क लगेगी। एक तो वो टॉर्क फाइंड करनी है, दूसरा फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कभी कभी ये इस हेडिंग के अंदर भी आ जाएगा कि जी टॉर्क, कैलकुलेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। या फिर कभी कभी आ जाएगा इस हेडिंग में कि जी वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। या फिर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तीन बातें करेंगे हम इसमें। मेन हेडिंग ये बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं सारे इकट्ठे करा जाऊंगा, ठीक है। 3 स्टेप ही होंगे, लेकिन एग्जाम में अगर टॉर्क वाली बात आए तो टॉर्क तक ही करना है, अगर वर्क डन आए तो वर्क डन वाली बात ही करनी है। यही खैर आगे चलकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आए तो पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कर देनी है हमने। ओके, तो आपकी मेन हेडिंग मैंने क्या लिखवा दी? बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें जो भी है एक एक कर कर कवर अप करते जाते हैं, ठीक है जी। हेडिंग आपने डाल ली यार, हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है, स्पेस बनाने के लिए। ओके, लिखना शुरू कर दो यार कि लेट अस कंसीडर an electric dipole placed in external electric field
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ले रहे हैं भाई। तो सबसे पहली बात, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ओके, जो डायपोल है उसमें वही प्लस माइनस क्यू और उसकी डायपोल मोमेंट 2 इंटू क्यू इंटू ए ही लेंगे जी। ठीक है, तो हमने बोला था लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हो गया जी प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये हो गया जी अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। ठीक है, मान लो ये है जी अपना इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमने इसमें रखा। ओके, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव लेते हैं ऊपर। ये वाला इसका कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। डायपोल है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ओके, ये जो डायपोल है भाई, इसकी जो टोटल लेंथ है हमने कितनी लेनी रखनी होती है, 2a। चलो, डायपोल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2a। ये है जी हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन आपको शो कर रखी है। तो गिवन में चार्ज q डायपोल के दोनों, उसकी डायपोल मोमेंट 2qa और इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर, ये गिवन है। एक और चीज गिवन है यार, थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट किधर से किधर लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यार ये हुई डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, P की डायरेक्शन ये होगी। देखो ये टोटल डिस्टेंस 2a है, ये P की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख ही रहा है। इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इनके बीच में जो एंगल है, दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है, दैट इज गिवन एज थीटा। ओके, ये हो गया जी अपना ओवरऑल थीटा हो गया, राइट। यहां से खैर परपेंडिकुलर भी डाल लेते हैं, अभी बाद में जरूरत पड़ेगी। ओके जी, तो सिचुएशन क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। ओके जी, अब ये डायपोल है, डायपोल में दो चार्जेस है Q और Q। अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू E। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पे किस तरफ लगेगा फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो किस तरफ लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, QE QE। तो अगली बात हमने लिख दी, लिख लेना भाई तुम भी, कि द चार्जेस ऑफ द डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स F इक्वल टू QE एज शोन इन फिगर। वो किधर किधर को है, कैसे है, वो समझा दिया भाई। पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, फील्ड में पड़े हुए हैं, भले ही वो पूरा ओवरऑल डायपोल है, लेकिन है तो वो चार्जेस ही। दोनों पे क्या लगेंगे, फोर्सेस। कितने लगेंगे, QE एंड QE। ठीक है जी, पॉजिटिव को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हमने लिख दिया कि चार्जेस बोथ द चार्जेस विल experience
force due to field in the डायरेक्शन शोन लिख देना होता है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज, कितना भाई, दोनों पे फोर्स लग रहा है सेम, कितना, Q इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज F विच इज इक्वल टू Q इंटू E। चलो ठीक है जी। अब अगली बात ये आती है कि यार ये जो डायपोल है ये तो एक ही चीज है, इसके दोनों कोनों पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये बनाना मत, वैसे समझा देते हैं। अब यार इसके ये मान लो कोई लेंथ है, इसके एक एंड पे इधर फोर्स लग रहा है, एक एंड पे इधर फोर्स लग रहा है, तो अब सोचो अगर ये चार्ज अकेला सेपरेट नहीं किया जा सकता, अकेला सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो एक ही चीज, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इसको कुछ ऐसे रोटेट कर देंगे, यानी इस पे क्या लग जाएगी, अल्टीमेटली कुछ टॉर्क लग जाएगी, टॉर्क पड़ा हुआ है अपने 11th क्लास में। तो अगर इस पे फोर्स F लगा, इस पे फोर्स F लगा, तो हम कहेंगे इस पे कपल लग गई, हम कहेंगे दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है इनकी, डिफरेंट है, देयरफॉर दे विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। ओके, अब टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी होता था, ये मतलब बनाना मत, मैं बोल रहा हूं, ये वैसे समझा रहा हूं रफली। तो ये टॉर्क हो गई, और टॉर्क का फार्मूला क्या होता था हमारे पास, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको कुछ मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, टॉर्क हो जाएगी फोर्स इनटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लिखते हैं, अभी मत लिखना इसको। सो कहानी है कि इस पे दो फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे हैं कि दे विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क, और डायपोल रोटेट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो डायग्राम आपका बन गया था, F इक्वल टू क्यू तक लिख लिया था। अब इसके बाद लिख लो कि जी फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, लिखना फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट डायपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट डायपोल is under the action of two equal and opposite forces, जिसको हम कपल भी कहते हैं, with different लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है जी, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब सेम लाइन में नहीं है। अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रहे हो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अगर ऐसे लग रहे हो हैं तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये टॉर्क नहीं बना सकता, ये बनाएगा टॉर्क, ये तो कैंसिल ही कर देंगे ना। तो हमने लिख दिया डायपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर द फोर्सेस विल constitute a torque which is given as, फोर्सेस क्या लगा देंगे भाई, कुछ भी नहीं है, दो लाइनों में आंसर आता है, लेकिन चलो एग्जाम में ना ऐसे डेरिवेशन आ जाता होता है, इसलिए फिर पूरा लिख विख के कराना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर फोर्स विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क which is given as, which is given as टॉर्क का फार्मूला either force into perpendicular distance between them। ओके, अब either force,
फोर्स की बजाय क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक फोर्स लेना है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, क्यू ई है। अब आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो भाई ये परपेंडिकुलर मैंने पहले बना दिया था, ये है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम डी हो गया। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डी गिवन में नहीं है। अब इस राइट ट्रायंगल को अगर आप चेक करते हो तो अब लिख सकते हो फ्रॉम फिगर साइन थीटा। हाँ जी बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, भाई परपेंडिकुलर डी है, हाइपोटेन्यूज 2a है, d बाय 2a यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, d आ गया 2a साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो यार, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू q इंटू ई, इसकी जगह आ गया 2a साइन ऑफ थीटा। ओके भाई, पता ही है तुम्हें 2qa को हम लोग क्या बना देते हैं, डायपोल मोमेंट, ई पहले से चल रहा है, ये बन गया साइन ऑफ थीटा। अब आप समझ सकते हो ए बी साइन थीटा, अगर ए एक वेक्टर हो, बी एक वेक्टर हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो ए बी साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। याद करो पुरानी बातें, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा, तो इसका मतलब ये दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। वैसे पी साइन थीटा आंसर आ गया आप लोगों का, लेकिन इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्रॉस ई। देखो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देना चाहिए P क्रॉस ई। देखो एक या दो लाइनों में भी आंसर आ सकता था, लेकिन हमने थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात को कर दिया, अल्टीमेटली निकल गया टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा या टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई। ओके जी, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो इस रिजल्ट को देखकर थोड़ा तसल्ली करो कि हाँ रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगली बात लिख लेना कि एज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट शुड हैव सम डायरेक्शन। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से हम स्क्रू रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, किसी भी रूल से टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वो राइट हैंड थंब रूल ही होता है। मान लो ये P की डायरेक्शन थी, ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर थी ना, और ये E की डायरेक्शन थी, दोनों के बीच में एंगल थीटा था मेरे भाई। अब टॉर्क कितनी कैलकुलेट हो गई थी, P क्रॉस ई। ओके, टॉर्क आ गई अपनी P क्रॉस ई। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो चल ठीक है, P की वैल्यू पुट करके, E की वैल्यू पुट करके, साइन की वैल्यू पुट करके, थीटा की वैल्यू पुट करके टॉर्क की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या बोला हमने, लगेगा राइट हैंड थंब रूल। अब इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से P क्रॉस ही हो रहा है ना। देखो एक बात का ध्यान रखना, इट्स P क्रॉस ही, नॉट E क्रॉस P। अगर P क्रॉस ही है तो मतलब P क्रॉस ही लिखना है, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा। तो बिकॉज इट इज P क्रॉस ई, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से P से E की तरफ उंगलियों को घुमाना है, थंब अंदर गया, इसका मतलब जो टॉर्क है, टॉर्क उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक बात, अगर ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस ई, एक बात तो श्योर है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। ठीक है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू E, ये तो श्योर है ना, दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब दोनों के परपेंडिकुलर तो ठीक है, परपेंडिकुलर तो बाहर की ओर भी आ सकता है भाई, अंदर की ओर भी आ सकता है। अब बाहर की ओर लेना है कि अंदर की ओर, एग्जैक्ट डायरेक्शन कहां से मिलती है फिर, राइट हैंड
थंब रूल से फिलहाल मैंने P क्रॉस ई किया, तो उंगलियां भाई P से E की और I से घूम रही हैं, थंब I से जा रहा है, तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन किस तरफ है? इन इनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर कहीं P नीचे होता, E ऊपर होता, तो P क्रॉस E के लिए ऐसे आना पड़ता, तो P क्रॉस E देखो फिंगर्स ऐसे आएंगी, थंब बाहर आ गया, रहेगी ये परपेंडिकुलर ही लेकिन आउटवर्ड आ जाएगा। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन कहां से मिल जाएगी? राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगी। एक बात याद रखनी है, टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर होती है, E के भी परपेंडिकुलर होती है। कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार, कि जी ये जो एक्सप्रेशन है ना, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है, कहता है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से परपेंडिकुलर वेक्टर्स की पेयर्स बताओ। अब इसमें 3 पेयर बन जाएंगी, टॉ P टॉ E P E। अच्छा, P और E के बीच में एंगल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जरूरी थोड़ी है हर बार 90 डिग्री रहेगा, लेकिन ये श्योर है कि टॉ इज परपेंडिकुलर टू P, तो पहली पेयर क्या होगी? टॉ एंड P हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। P डायपोल मूवमेंट है, टॉ टॉर्क है, एंड टॉर्क इज आल्सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो पेयर्स हैं जो हमेशा हर स्थिति में एक दूसरे के क्या आएंगी? परपेंडिकुलर ही आएंगी। ओके, तो कुल मिलाकर अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा यार डिराइव हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E या टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। ओके, नोट करने वाली बात यह है कि जो टॉर्क लगती है ना, ये इसको रोटेट कर कर पैरेलल लाने की कोशिश में लगी रहती है। अब पैरेलल ही क्यों लाने की कोशिश में लगी रहती है वो फिर बताते हैं, डिस्कस करते हैं। हां, तब तक एक रिजल्ट तो चलो आ गया ना आप लोगों का कि टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन ऑफ थीटा। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा क्लियर है जी हम लोगों को। अब नोट डालना, नोट हम डाल ही देते होते हैं आमतौर पर। नोट में कुछ स्पेशल बातें आएंगी, जैसे हमने पहली बात बोली कि अगर थीटा हो जाए 0, थीटा 0 का मतलब कि हमारा जो डायपोल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल कैसे रख दिया हमने? पैरेलल रख दिया। तो ये हो गया जी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने डायपोल रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल। ओके, ये रख दिया डायपोल, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। डायपोल मोमेंट P इधर है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टू 0 क्लियर है। अगर भाई थीटा इक्वल टू 0 है तो इस वक्त की स्थिति के हिसाब से टॉर्क कितनी लगेगी? इट विल बी PE साइन 0, यानी टॉर्क हो जाएगी बिल्कुल 0, यानी कि ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं वो बाद में बताते हैं। नहीं, इक्विलिब्रियम क्यों कहते हो तो बता दिया, क्योंकि इस वक्त पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इधर, नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक है। लेकिन इस बार लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो गई? सेम हो गई। ये टॉर्क नहीं बना पाएगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है। तो अभी तो टॉर्क नहीं बनेगी इसकी। ओके, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टेबल क्यों कहते हो बाद में बताता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है ही है,
भाई स्पेशल वाला इक्विलिब्रियम है, कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब आते हैं दूसरी स्थिति पे कि अगर थीटा क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना जो डायपोल है वो 90 डिग्री पे आ गया यार, ऐसे आ गया, ये माइनस ये प्लस, डायपोल मूवमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एंगल कितना चल रहा है? 90 डिग्री चल रहा है। इसमें कुछ नहीं है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 91 होता है, यानी टॉर्क कितनी आ गई भाई? पी ई आ गई, कितनी आ गई? पी इंटू ई। ये मैक्सिमम टॉर्क है, यानी 90 डिग्री वाली पोजीशन में टॉर्क की वैल्यू सबसे क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। 90 से ऊपर चले जाओगे फिर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है साइन की। ओके, ये मैक्सिमम टॉर्क वाली पोजीशन हो गई। एक और केस ले लो, तीसरा, कि अगर थीटा क्या हो जाता? 180 डिग्री। थर्ड केस में थीटा अगर क्या ले लें? 180 डिग्री, यानी ये डायपोल है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने डायपोल रख दिया, लेकिन कैसा रखा? उल्टा। उल्टा मतलब नेगेटिव इस बार उस तरफ रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, डायपोल मोमेंट उल्टी आ रही है, ठीक है जी। डायपोल मोमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो थीटा 180 बन गया, देख, फील्ड इधर, डायपोल मोमेंट इधर, थीटा बन गया 180 डिग्री। अब इस सिचुएशन में टॉर्क लगेगी पी ई साइन 180 डिग्री। मेरे भाई साइन 180 डिग्री जीरो होता है, टॉर्क फिर से लग गई जीरो। नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, टॉर्क भी क्या हो गई? जीरो। जब टॉर्क ही नहीं लगेगी, क्योंकि इस पे पॉजिटिव पे फोर्स लगा देगा इधर को, नेगेटिव पे फोर्स लगा इधर को, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई? सेम, इसलिए टॉर्क क्या हो गई? जीरो। टॉर्क वर्क लगेगी नहीं, इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये कौन सी पोजीशन है जी? इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क क्या है? जीरो। लेकिन इसको वैसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्यों अनस्टेबल कहते हैं वो देखते हैं। टॉर्क इसमें भी जीरो है, टॉर्क इसमें भी जीरो है, इक्विलिब्रियम ये भी है, इक्विलिब्रियम वो भी है, लेकिन एक अनस्टेबल है, एक स्टेबल है। ओके, इसमें तो चलो टॉर्क क्या लग रही थी? मैक्सिमम लग रही थी, राइट। अब बेटा इसको स्टेबल क्यों कहते हैं, इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं, उसको सुनो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस कि ऐसा इक्विलिब्रियम अगर जिसको आप डिस्टर्ब करो तो वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जिसको अगर आप डिस्टर्ब कर दो तो वो वापस नहीं बल्कि और दूर भाग जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ध्यान देना, इस केस में ये तो चलो रब कर देते हैं, 90 डिग्री वाला केस तो रब भी कर देते हैं, ये तुमने बना ही रखे हैं, बस मैंने पॉइंट समझाना है बस यहां पर। अब इसमें ध्यान से अगर देखो तो यार अगर हमने चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, अब उसके लिए पॉइंट ये है कि यार हमने इसको डिस्टर्ब किया, मान लो ये अपना डायपोल था, जब तक एग्जैक्टली इसके पैरेलल रहेगा ये फोर्स लगा F, ये लगा F, ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, कैंसिल कर जाएंगे। अब मान लो मैं इसको कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दूं तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, अब इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, ये दोनों फोर्सेस वही इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब बेटा लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रही, टॉर्क लगने लग जाएगी, और आप चेक कर सकते हो टॉर्क कैसे लगेगी, ये कुछ ऐसे लगेगी
और अगर ये ऐसे लग गई कुछ, तो ये वापस इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रही है। देखो मैंने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करते टॉर्क लगी, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश में है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेबल। आप डिस्टर्ब करोगे तो वो वापस आने की कोशिश करेगा। अगर मैंने इसको चलो दूसरी तरफ डिस्टर्ब किया होता, मान लो इधर को ले जाता है इधर से, अब देखो ये पॉजिटिव इधर आ जाता, नेगेटिव इधर, इस पे इस तरफ फोर्स लगता है, इस पे इस तरफ फोर्स लगता, अब टॉर्क ऐसे लगती। यानी अगर आप इस तरफ डिस्टर्ब करोगे तो टॉर्क फिर वापस लेके आएगी, इस तरफ डिस्टर्ब करोगे टॉर्क फिर वापस लेके आएगी। यानी अगर आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो तो इस पे जो लगने वाली टॉर्क है वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने की कोशिश करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब इस केस को अनस्टेबल क्यों कहते हैं? हमने लिखा था ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको भी देख लो। अनस्टेबल भाई इसलिए कहते हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वापस नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। जब तक तो स्थिति ये है, ये पॉजिटिव है, देखो ये 180 डिग्री वाला केस है, इसका पॉजिटिव इधर रखना है, इसका इधर, जब तक तो ऐसे रहेगा, इस पॉजिटिव पे लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, टॉर्क लगेगी नहीं, फोर्स वैसी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। मान लो मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसको, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, अब पॉजिटिव पे फोर्स लगना है इधर, नेगेटिव पे फोर्स लगना है इधर। अब आप ही समझ लो कि ये दोनों फोर्सेस कैसी टॉर्क लगाएंगे। अगर भाई ऐसे टॉर्क लगेगी तो आप चेक कर सकते हो, ये ऐसे घूमेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अगर ऐसी टॉर्क लग गई तो ये मैंने डिस्टर्ब किया, वापस नहीं आ रहा मेरे भाई, ये घुमा के इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाएगी। दैट मीन्स वंस इट इज डिस्टर्ब इट वोंट कम बैक, ये रिवर्स कर जाएगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा। अगर ऐसे शिफ्ट कर दो इसको तो ये नेगेटिव इधर चले गया, पॉजिटिव इधर चले गया, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव इधर लगेगा और अल्टीमेटली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश में लग जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार छेड़ दिया मेरे भाई तो फिर वो छिड़ जाएगा और वापस नहीं आएगा। इसको छेड़ दो तो कोई चक्कर नहीं है, वो कहेगा छेड़ ले भाई जितना छेड़ना है, छोड़ेगा तो वापस अपनी पोजीशन में ही आएगा। ओके जी। अब यहां पर एक और बात कैलकुलेट करो, दे दिया मैंने तुम्हें क्वेश्चन कि यार 90 डिग्री पे लगती है मैक्सिमम टॉर्क, 0 या 180 पे लगती है मिनिमम टॉर्क, यानी 0 पे मिनिमम, 180 पर मैक्सिमम। सवाल यह है कि एट व्हाट एंगल द टॉर्क विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अपना क्वेश्चन का आंसर देख लो, अभी जब बोर्ड मिटा देंगे हम पूरा तो अब बता देंगे आंसर। तो आपको मैंने दिया कितने एंगल पे टॉर्क जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम लगेगी। 0 पे टॉर्क 0 है, 90 पे टॉर्क मैक्सिमम है, तो टॉर्क हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी मैक्सिमम की बिल्कुल आधी कितने एंगल पे लगेगी भाई? टॉर्क मैक्सिमम होती है, टॉर्क मैक्स होती है पीई 90 डिग्री वाले केस में, ठीक है। टॉर्क मैक्स का आधा करना है तो वो होगी PE/2। मेरा सवाल है कितने एंगल पर। अब अगर आप आंसर अपने मन में सोच लो तो कुछ बच्चों ने 45 डिग्री सोचा होगा, ठीक है। 50% से ज्यादा बच्चे आंसर 45 मान लेंगे कि भाई 0 है, 0 पे मिनिमम है, 90 पे मैक्सिमम है, तो 45 पे क्या होगी? हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। और लेकिन मेरे भाई हाफ ऑफ द मैक्सिमम तुमने PE/2 बनाना है। टॉर्क होती है PE sin थीटा,
PE/2 तब बनेगा जब साइन थीटा 1/2 बनेगा, और साइन थीटा 1/2 तब बनेगा जब थीटा कितना होगा 30 डिग्री। यानी जब यहां 30 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, इसकी जगह PE/2 आ जाएगा। इसका मतलब 45 नहीं है आंसर। जिन बच्चों ने 45 सोचा तो चलो ठीक है यार, कुछ नहीं होता, गलत नहीं सोचा, अगली बार से 45 नहीं लिखना। जिन्होंने 30 पहले सोच लिया था बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, 45 वाले भी अच्छी हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन मैं डालता होता हूँ 50% क्या, कभी कभी तो 70% 80% बच्चे 45 ही आंसर देते हैं क्लास में बैठे हुए। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 30 डिग्री। कॉमन सा छोटा सा क्वेश्चन है, डाल देते हैं यार। तो 30 डिग्री पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम कितने पे आएगी 30। तो 4 केस हो गए भाई। 0 पे 0 है टॉर्क, 90 पे PE है, 180 पे फिर से 0 है, और 30 डिग्री पे क्या है PE/2 है। ओके जी। तो एक ये बात। दूसरा टॉर्क में एक और नोट करने वाली बात है कि यार कई बार क्वेश्चन डाल देता है कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, टॉर्क कितनी लगेगी भाई PE साइन थीटा। अब वो कई बार कह देता है नेट फोर्स कितना लगेगा। भाई नेट फोर्स ऑल पोजीशंस में क्या रहेगा 0 रहेगा। क्यों जी, जिस मर्जी पोजीशन में रख दे डायपोल को, ये F है, ये F है। बेटा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, नेट फोर्स क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है जी। टॉर्क फिर अगर 0 वाली पोजीशन पे है तो कभी कभी टॉर्क 0 आ जाती है, अदरवाइज टॉर्क लगेगी P साइन थीटा। थीटा पे डिपेंड करती है कि टॉर्क लगेगी कि नहीं लगेगी। नेट फोर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है हर स्थिति में क्या लगेगा 0 लगेगा। याद रखना नेट फोर्स 0 है। कभी कभी एक और बात आ जाती है कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें कुछ नेट फोर्स भी लगेगा, कुछ नेट टॉर्क भी लगेगी। फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो कुछ ना कुछ फोर्स लग सकता है। ठीक है जी। मान लो दो स्थितियां बनाता हूं। यह फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म, ठीक है। ये फील्ड मान लो कैसा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर फील्ड स्ट्रॉन्ग शो कर रहा हूं और नीचे फील्ड में क्या शो कर रहा हूं भाई वीक शो कर रहा हूं। ठीक है। डिस्टेंस मैंने लाइंस के बीच में बढ़ा दिया, नीचे वाला वीक है ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। डायपोल आपका ऐसे बढ़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट पे फोर्स लगेगा F, तो नीचे वाले पे अब ये फोर्स है ना यार, F नहीं होगा, इट विल बी F डैश। फर्क पड़ जाएगा ना फोर्स पे। क्यों, चार्ज तो भले सेम है, यहां लगेगा QE, लेकिन फील्ड यहां कम हो गया ना, यहां लगेगा QE डैश। समझो बात को, ऊपर और नीचे फील्ड सेम नहीं है यहां और यहां। यूनिफॉर्म है तो चल ठीक है, यहां पे भी कितना लगना था QE, यहां पे भी कितना लगना था QE लगना था। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा। तो अगर बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसमें नेट फोर्स क्या है 0। इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, टॉर्क लगेगी, रोटेटरी मोशन होगा। हां बस इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, रोटेटरी हो जाएगा, ट्रांसलेटरी नहीं होगा। इसमें ये फील्ड ज्यादा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो देयर विल बी ट्रांसलेटरी। ऊपर से टॉर्क तो भाई लगेगी लगेगी, प्लस रोटेटरी मोशन। ठीक है जी। ट्रांसलेटरी भी होगा और
रोटेटरी भी होगा, देयर विल बी ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ठीक है जी, तो ये टॉर्क से रिलेटेड था भाई, फुल डिटेल में बता दिया। अगली हेडिंग डाल लो, इसका सेकंड पार्ट, मैंने बोला था ना फर्स्ट पार्ट में टॉर्क, सेकंड पार्ट में वर्क डन। तो हेडिंग डालो वर्क डन इन, वर्क डन, वर्क भैया वर्क, WORK। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड हेडिंग आ गई, इसी में पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आ गई अपनी वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वर्क डन, मिटा दूंगा हेडिंग अभी, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सातवीं हेडिंग डाल लो क्योंकि दोनों इकट्ठे चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है भाई, तो हेडिंग डाल के खत्म करो एक ही बार में, वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां उसी में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ओके, कहानी फिर वही, अपने पास एक डायपोल है, चार्ज उसके प्लस माइनस क्यू है, डायपोल मोमेंट उसकी 2qa है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में पड़ा हुआ है। ठीक है, चार्ज, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वक्त मान लो, फिर वही बात, जिस भी पोजीशन में है, डायग्राम दोबारा बना लेना भाई, नई हेडिंग है, कुछ ऐसी पोजीशन में है कि डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो सिचुएशन वही कि डायपोल है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और थीटा एंगल है। ओके, थीटा एंगल है। अब हम प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जानते हैं कि इस वक्त इस पे जो टॉर्क लग रही है वो PE साइन थीटा है। ओके, ये अब हमें पता है क्योंकि उसने दे दिया कि भाई डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल मोमेंट P है, एंगल थीटा पे पड़ा हुआ है, तो वो तो हमें पता है ना किस पे क्या लगती है, टॉर्क लगती है। तो टॉर्क लग गई PE साइन थीटा। अच्छा, आपको यह भी पता है कि डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा इक्वल टू 0। हर एक चीज की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ले भाई, है ना। बॉल ऊपर रख दोगे तो उसकी कोशिश है भाई नीचे चले जाए जीरो एनर्जी स्थिति में। और पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और मैदानों की तरफ इसीलिए आती हैं, उनकी भी यही टेंडेंसी है कि यार हाई पोटेंशियल एनर्जी से किस तरफ चले जाएं, लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, जीरो एनर्जी स्टेट में जाएं। हर एक की कोशिश ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन करें, आराम से बैठें, अनस्टेबल ना रहें। तो भाई ये अभी इस वक्त आराम से नहीं है, इस पे टॉर्क लग रही है, और टॉर्क की कोशिश ये है कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में यानी थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन में लेकर आए। ये जो टॉर्क है इसका मकसद यही है ना
कि इसको रोटेट कर कर इसको जीरो एनर्जी वाली पोजीशन में लेकर आ जाए। ओके, लेकिन हम हैं कि इसको इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करना चाहते हैं। ये टॉर्क है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहती है, मैं हूं इसको इस इक्विलिब्रियम से और दूर ले जाना चाहता हूं, यानी इस टॉर्क के अगेंस्ट लेके जाना चाहता हूं। तो पता ही है तुम्हें फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें वर्क करना पड़ेगा, ले तो जाएंगे ही। ये टॉर्क चाहती है इसको इक्विलिब्रियम में ले आए, मैं चाहता हूं इसको और दूर ले जाऊं। अब ऐसी स्थिति में मुझे इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। स्प्रिंग वाले सिस्टम में कहते होते हैं कि भाई स्प्रिंग को खींच दिया तो उसमें F इक्वल टू KX फोर्स लग रहा है, वो उसको वापस ले जाना चाहता है, लेकिन मैं उसको फर्दर स्ट्रेच करना चाहता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, वही यहां पर होगा। तो सिचुएशन ये, आपने डायग्राम बना लिया, टॉर्क लग गई, आपने लिख लिया कि टॉर्क PE इक्वल टू साइन थीटा इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, लिख लो दिस टॉर्क PE sin theta tends to bring the dipole to its stable equilibrium position। ठीक है, दिस टॉर्क P sin theta tends to bring the dipole to its stable equilibrium position, right? But if we rotate the dipole against this torque, we have to do some work। हमने रोटेट कर दिया, let the dipole is rotated through angle d theta। मान लो हमने इसको रोटेट किया थ्रू एंगल डी थीटा। लेट द डायपोल रोटेटेड थ्रू एंगल डी थीटा अगेंस्ट दिस टॉर्क द स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल क्यों, क्योंकि भैया थीटा स्मॉल ले लिए ना, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन एज, हाँ भाई dw, उसका फार्मूला क्या होगा, आमतौर पर वर्क का फार्मूला क्या यूज करते हैं, F dx। अगर F फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो तो आप वर्क की जगह क्या ले लेते होते हो, F इंटू dx। तो dw इक्वल टू यूज करते हो F dx। लेकिन मेरे भाई रोटेशनल मोशन में फोर्स का रोल अदा करने टॉर्क आ चुकी है और डिस्प्लेसमेंट का रोल अदा करने एंगल आ चुका है। वर्क तो खैर वर्क ही रहेगा, चाहे रोटेट करने के लिए करा लो चाहे डिस्प्लेस करने के लिए करा लो। यहां आप डिस्प्लेस कराते हो अगेंस्ट फोर्स तो भी वर्क होता है यार, रोटेट कराओगे अगेंस्ट टॉर्क तो भी आपको तो वर्क ही करना पड़ेगा ना, वर्क तो वर्क होता है। तो रोटेशनल मोशन में वर्क का फार्मूला था टॉर्क इंटू डी थीटा। यहां पर अगेंस्ट टॉर्क हुआ है, एंगल डी थीटा है, तो अगर डी थीटा रोटेट किया गया था एंगल डी थीटा, तो वर्क डन का फार्मूला क्या आएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है जी, सिंपल, एफ डी एक्स की जगह टॉर्क डी थीटा। आगे लिख लो नेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। ऐसे ही तो करते रहे हो बचपन से कि पहले छोटा सा वर्क डन फाइंड करते हो इन बिटवीन सिचुएशन का, उसके बाद फिर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हो। तो हमने भी ऐसे ही किया कि यार
एक इन बिटवीन सिचुएशन क्रिएट कर दी थीटा एंगल पे। हमने कहा यार थीटा से थोड़ा सा और लेकर जाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। नाउ टोटल वर्क डन, total work done in rotating the dipole, total work done in rotating the dipole from theta equal to theta 1 to theta equal to theta 2। इनिशियल पोजीशन थीटा 1 मान लेते हैं, फाइनल पोजीशन थीटा 2 मान लेते हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक जाने का वर्क डन, सिंपल, कैन बी ऑब्टेन्ड। लिख लो यार सारी कहानी। टोटल वर्क डन कैसे ऑब्टेन करते होते हो? फिर इंटीग्रेट कर कर किसको? छोटू वर्क डन को। भाई छोटू वर्क डन कितना था? टॉर्क इंटू डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 लगा दो, कुछ ना करो, वैल्यू पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ये थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये कितना हो गया? टॉर्क। टॉर्क की जगह पे क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा, साथ में क्या आ गया? डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। देखो P तो चलो डायपोल मोमेंट है, E वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन थीटा जो कि होती है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 इनिशियल पोजीशन जहां से चले, थीटा 2 फाइनल पोजीशन जहां पर पहुंचे। ये अल्टीमेटली हो जाएगा PE माइनस बाहर लिया cos ऑफ अपर लिमिट थीटा 2 लोअर लिमिट थीटा 1। ओके, एंड फाइनली जो वर्क डन आया वो कितना आ गया? P E cos थीटा 2। थीटा 1 कर रहा हूं बेटा, माइनस अंदर भेज दिया। याद रखना जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है ना, उसमें इनिशियल वाला एंगल जहां से चले हो वो पहले लिख रहे हैं हम, और फाइनल वाला एंगल जहां पर पहुंचे हो उसको बाद में लिख रहे हैं। वो लिमिट उल्टी होगी क्योंकि माइनस था ना, माइनस मैंने अंदर भेज दिया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट यार। W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। ये वर्क डन का फार्मूला है। ठीक है जी, करो नोट यहां तक। हाँ जी भाई, तो वर्क डन पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यार इसकी कुछ बातें रह गई, नोट पॉइंट में आएंगी बेटा सारी बातें। ठीक है, सारी की सारी बातें नोट पॉइंट में आएंगी। कुछ रिजल्ट्स आएंगे भाई, याद रखने हैं बिल्कुल। ओके, अब जैसे मान लो इस पे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसने बोला पहली बात, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल को अगले ने रोटेट किया, कहां से? स्टेबल से अनस्टेबल, उसका वर्क डन मांग रहा है। अब यह स्टेबल का मतलब थीटा 1 जहां से चले, स्टेबल से अनस्टेबल गए ना, तो थीटा 1 0 है और थीटा 2 कितना है? 180 डिग्री। इस हिसाब से वर्क डन चेक करो, इट विल बी पीई जहां से चले। वो थीटा 1 है ना, फार्मूले में पहले थीटा 1 आएगा, तो यहां क्या आएगा? cos 0 माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। इट विल बी पीई। cos 0 कितना होता है भाई? 1। cos 180 क्या होता है? -1 प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2PE। ठीक है जी, स्टेबल से अनस्टेबल किया ना भाई, एनर्जी बढ़ा दी है ना। पहले तो स्टेबल था
तो स्टेबल में मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, फिर अनस्टेबल कर दिया, एनर्जी बढ़ गई है ना, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। जब भी एनर्जी बढ़े वर्क डन पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात मान लो पूछ ली उसने, कहता है अनस्टेबल से स्टेबल आए जी, अनस्टेबल टू स्टेबल। अब अनस्टेबल मतलब पहले 180 था, अब 0 हुआ ना, तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, पीई ब्रैकेट में अनस्टेबल से स्टेबल, पहले क्या था cos 180, यहां पे आएगा cos 180। cos 180 क्या होता है -1, और स्टेबल पे पहुंच गए cos 0 पर। cos 0 क्या होता है +1, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, +1 हो जाएगा, -2pe आ जाएगा। आंसर कितना आएगा -2pe। ठीक है भाई, एनर्जी कम हुई है ना, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव, अनस्टेबल था, मैक्सिमम एनर्जी पे था, स्टेबल हो गया, एनर्जी में कमी आई है, तो वर्क डन कैसा हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है जी। अब 0 से 180, 180 से 0, स्टेबल से अनस्टेबल, अनस्टेबल स्टेबल, ये डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए भाई, 2pe -2pe डायरेक्ट रटे होने चाहिए। अब अगर मान लो वो 0 से 90 डिग्री वाली पोजीशन पे गया, मतलब 0 से 90 डिग्री वाली पोजीशन पे पहुंचा, तो ये क्या होगा cos 0। देख वर्क डन इक्वल टू पीई तो आना ही आना है। ये क्या है cos 0, cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos 90 0, वर्क डन आया था पीई। ठीक है जी, 90 से 0 पे आ गया उल्टा, कितना आ जाएगा वर्क डन हो जाएगा -pe। अब ये रिजल्ट्स क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स क्या है भाई, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट ही याद रखने हैं। ये PE 2PE तो डायरेक्ट ही याद रखनी है। हाँ बाकी कभी कह देता है 30 से 60, 60 से 30, तो उसमें फिर मौके पे निकाल लेना, लेकिन ये PE 2PE वाले रिजल्ट है ना, ये तो वैसे ही क्या होने चाहिए टिप्स पर, और उसमें हाँ माइनस और प्लस का जरूर ख्याल रखना है बेटा, माइनस और प्लस का जरूर ख्याल रखना होगा। नोट वोट कर लेना इसको अपने हिसाब से। तो इसमें मैं कई बार एक चार्ट सा बना देता होता हूं, यहां लिख देता हूं 0 डिग्री, यहां लिख देता हूं 90 डिग्री, यहां पे लिख देता हूं 180 डिग्री। अब देखो, अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाते हो तो वर्क डन कितना होगा 2pe। अगर 90 से 180 से 0 पर आते हो तो वर्क डन होगा -2pe। अगर 0 से 90 जाते हो तो PE, 90 से 180 जाते हो तो भी PE, 180 से 90 आ जाते हो -PE, 90 से 0 आ जाते हो -PE। मीन्स जब एंगल बढ़ रहा है तुम्हारा, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएंगे, 0 से 180 का 2PE आ जाएगा, PE। बैक आ रहे हो तो क्या आएंगे नेगेटिव वर्क डन आ जाएंगे। बैक आओगे तो वर्क डन कैसे हो जाएंगे जी नेगेटिव हो जाएंगे। ये डायरेक्ट याद रख लो, बाकी बीच के एंगल निकाल लेना। अब यहीं पर एक पॉइंट है कि जी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये वर्क डन का फार्मूला आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2 आ गया जी। वर्क डन का फार्मूला आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2, वो आ गया। उसमें मैंने वर्क डन डिस्कस कर लिया। अब उसी में आगे वो नोट पॉइंट थे, अब एक हेडिंग टाइप है, 2 ही लाइनें हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कई बार वो कह रहे थे ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी।
अब वर्क डन तो कैलकुलेट कर ही लिया है, वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बहुत बार किया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन ही कैलकुलेट करना पड़ता है, वही बन जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है कि यार हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को बेस या रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। डायपोल की जो पोजीशन है, डायपोल दोनों तरफ घूम सकता है, देख 180 की तरफ भी जा सकता है, 0 की तरफ जा सकता है। 90 डिग्री वाली पोजीशन को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। ओरिजिन मान लिया, एक तरह का क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। तो 90 डिग्री वाली पोजीशन को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, ओरिजिन से। तो मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग हमने ओरिजिन से की है, तो स्टार्टिंग यानी कि जो इनिशियल एंगल है या इनिशियल पोजीशन है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हम 90 डिग्री को मानेंगे। यानी हमारे पास दो एंगल थे ना, θ1 टू θ2, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम 90 डिग्री फिक्स कर दें इनिशियल पोजीशन, तो जो फाइनल पॉइंट है उसको थीटा ही बोल देंगे। देख, दो अननोन हो तो θ1 θ2 लिखना है। अब दो अननोन नहीं है ना, पहला वाला एंगल 90 डिग्री है, फाइनल वाले को क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। देन जो वर्क डन है, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें तो अपने पास था PE cos θ1 यानी cos 90 माइनस cos θ2। θ2 को फाइनल पोजीशन थीटा ही मान लिया, ये cos थीटा हो गया। cos 90 जीरो होता है तो इट विल बी PE cos थीटा, माइनस रहेगा माइनस PE cos थीटा। नोट करो भाई, ये जितना लिख दिया सब लिख दिया मैंने, एज इट इज नोट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, थीटा को बेस या रेफरेंस पॉइंट मानना है, यानी इनिशियल पोजीशन 90 माननी है, फाइनल को थीटा मान लेना है। ये आ गया वर्क डन, आ गया जी। अब इसके आगे लिख लो, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डायपोल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डायपोल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। दैट इज डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या माना जाता है, माइनस PE cos थीटा, या क्या माना जाता है, माइनस P डॉट E। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है जी, क्योंकि A भी cos थीटा क्या होता है, A डॉट B, PE cos थीटा क्या हो गया, P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो अल्टीमेटली यार अपने पास अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो तीन रिजल्ट हैं। उससे रिलेटेड जो भी बातें हुई वो पता होनी चाहिए। तो वी आर हैविंग 3 रिजल्ट्स। वन इज ऑफ टॉर्क, ठीक है। पहला केस क्या हो गया, टॉर्क का हो गया, टॉर्क PE साइन थीटा, ठीक है। दूसरा केस किसका आ गया, एक PE साइन थीटा। दूसरी बात अपने पास आ गई वर्क डन माइनस PE cos θ1 माइनस cos ऑफ θ2। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E या माइनस PE cos थीटा। अभी पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है, उसके मैंने नोट पॉइंट्स अभी करवाए नहीं है भाई, नोट पॉइंट की बात आ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में नोट करने वाली बात यह है कि जब थीटा 0 डिग्री हो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है मेरे भाई, cos 0 1 होता है तो यह आ गई माइनस PE, इट इज माइनस PE। अगर थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के हिसाब से, cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 हो गया 0, तो इसका मतलब सब कुछ 0, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। 90 वाली स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी 0। और
अगर हम आगे किस पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब तीसरी बात, अगर थीटा होता 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, माइनस माइनस हो जाता प्लस, एनर्जी आ जाती पीई, जो क्या हो जाती, मैक्सिमम। अब देखो, अब तुम्हें यह भी डायरेक्ट याद होना चाहिए कि डायपोल की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, पीई, मिनिमम एनर्जी कितनी है, माइनस पीई, मैक्सिमम पीई, मिनिमम कितनी, माइनस पीई। ओके, जीरो एनर्जी मिनिमम नहीं है, पहली बात, जीरो एनर्जी इज नॉट मिनिमम, मिनिमम है माइनस पीई। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, 0 डिग्री पर। यार मिनिमम एनर्जी है तभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और मैक्सिमम एनर्जी 180 पर कितनी, पीई। भाई ये मैक्सिमम है तभी तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, मैक्सिमम एनर्जी है तभी तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो बातें बिल्कुल साफ हैं कि यार मिनिमम एनर्जी कितनी, माइनस पीई, जीरो नहीं है मिनिमम भाई, माइनस पीई, मैक्सिमम कितनी, प्लस पीई, तभी, और मिनिमम होती कब है, जब क्या होता है 0 डिग्री, तभी ये स्टेबल है, मैक्सिमम पे अनस्टेबल है। ओके, तो अगर मैं वही अपना चार्ट फिर से बनाऊं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है, ये होगी भाई हमारी 0 डिग्री पोजीशन, ये होगी 90 डिग्री पोजीशन, ये होगी 180। अब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना मेरे भाई, ये क्या है, अनस्टेबल है ना। क्यों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है माइनस पीई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है प्लस पीई। ठीक है जी, इसको रेफरेंस क्यों माना, क्योंकि यार यहां एनर्जी कितनी है, 0, 0 वाली जगह को रेफरेंस मान सकते हैं ना, तो इसको मिनिमम एनर्जी पोजीशन है भाई, ये मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है तभी तो क्या है, स्टेबल है, मैक्सिमम एनर्जी है तभी तो क्या है, अनस्टेबल है। अब यहां से यहां जाओगे तो माइनस पीई से पीई पे पहुंच रहे हो, तभी वर्क डन क्या आता था, 2 पीई। ठीक है, यहां से यहां पहुंचोगे उल्टा। ठीक है, तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, -2 पीई, सब बता दिया, ये वाला वर्क डन पीई, ये वाला वर्क डन पीई, उल्टे आओगे माइनस पीई, उल्टे आओगे माइनस पीई। ठीक है जी, तो ये कुछ रिजल्ट्स है भाई, इनको बढ़िया तरीके से क्या कर लो, याद कर लो। हो गया डायपोल वाला कवरअप, साथ के साथ आपको क्या मिल जाएंगी, इसकी असाइनमेंट मिलेंगी, उसको कवरअप करो और उसके डाउट्स लेते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। ठीक है जी, तो क्लोज करते हैं यहीं पर, हो गया, काफी काम हो गया, बढ़िया से करो। डायपोल में 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है, और डायपोल में से ये मान के चलो 100% है कि कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन डेरिवेशन वही आ जाएंगी इसकी। ठीक है जी, तो इसको बढ़िया से करो, क्वेश्चन इसके सॉल्व करो, डाउट्स लो, बाकी फिर मिलते हैं लाइव क्लास में।